सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, और मैंने कहा कि एक फैसिलिटेटर आपको चाहिए जो इस टीम को फैसिलिटेट कर सके। बेसिकली फैसिलिटेटर का फायदा ये होता है कि वो एक तो स्ट्रक्चर्ड वे में फोकस रखता है लोगों को टॉपिक के ऊपर, डिस्कशन लेफ्ट राइट नहीं होने देता। ठीक है, तो आपकी जो है ना मीटिंग या जो सेशंस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं। दूसरा ये कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को या डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए दरमियान में एक मॉडरेट का रोल प्ले करता है। एंड देन थर्डली, जो बाइसेस होती हैं, हर कोई अपने रिस्क को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है, तो उस बाइसेस को अननेसेसरली अगर कोई किसी को रिस्क को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डील कर लेता है फैसिलिटेटर इस चीज को। ये तीन फायदे आपके माइंड में होने चाहिए। अच्छा, चेकलिस्ट के बारे में, एज आई टोल्ड यू कि आपके पास इंडिविजुअल रिस्क की बनी बनाई चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट कहाँ से मिल सकती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, या तो पास्ट जो हमारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रोजेक्ट हुए हुए हैं, उनके ऊपर जितने रिस्क थे उनकी कोई लिस्ट है, या फिर मार्केट से जो कमर्शियल डेटाबेसेस जैसे मैंने कहा वहां से बनी बनाई आप उठा लेते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो। अच्छा, दूसरा है प्रॉम्प्ट लिस्ट। प्रॉम्प्ट लिस्ट के अंदर ये बेसिकली कैटेगरीज ऑफ रिस्क है, जिसको एक तरह की प्रॉम्प्ट लिस्ट जिसको हम कहते हैं कि आरबीएस रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी एक तरह से एक प्रॉम्प्ट लिस्ट है। इस प्रॉम्प्ट लिस्ट का फायदा होता है कि ये हमें प्रॉम्प्ट कर देती है कि यार इस एंगल पे भी सोचें, इस तरह के भी रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ये भी एक तरह की प्रॉम्प्ट लिस्ट है। ठीक है, कुछ फेमस प्रॉम्प्ट लिस्ट के बारे में मैं मतलब ये मार्केट में कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एक पैसिव वाली है जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क, ई से यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क, एस से यहाँ पे सोशल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, legal risk, environmental risk. So this is a short form to remember कि जी इस तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है, और इसी तरह टीकॉप है, टेक्निकल है, एनवायरमेंटल है, कमर्शियल है, ऑपरेशनल है और पॉलिटिकल है। एंड देन वी यू सी ए, उसके अंदर वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी रिस्क। ठीक है, दीज आर जस्ट टूल्स दैट एक्चुअली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज जिसके अंदर हम रिस्क को मतलब वी नीड टू लुक इनटू। ये बहुत ज़रा आपने 1500 रिस्क सोचने हैं, तो आप हर कैटेगरी के अंदर देखना चाहोगे। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, चेक लिस्ट के अंदर भी कुछ फ्लॉ है, प्रॉम्प्ट लिस्ट के अंदर भी कुछ फ्लॉ है। ये मैं अभी आपको इनकी एक समरी दूंगा, तो आप वहां पे देखिएगा। फिर रूट कॉज एनालिसिस के बारे में वी ऑलरेडी कवर्ड, स्वाट एनालिसिस का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस का भी, कि हमारे जितने भी प्लान्स और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू करेंगे, एक साइड से आखिर तक पढ़ेंगे कि हर तरह के एक लाइन पढ़ते हुए हमें कहीं नजर आता है ना हो यार इसमें प्लान के अंदर तो ये लिखा हुआ लेकिन ये भी तो हो सकता है, तो दैट इज अ रिस्क बेसिकली। अच्छा, अब assumption and constraint analysis, I have already told you कि assumptions जो हैं वो अगर valid ना रहें तो that means there's a risk। और दूसरा threats के अंदर अगर मैं सॉरी ये कहता हूँ जो कंस्ट्रेंट है उनके अंदर आई वुड से कि अगर कंस्ट्रेंट लिफ्ट हो जाए तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज का एक राह हमार हो जाती है। इंटरव्यूज एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज, अगेन लोगों को आप बैठा के जिनको इस फील्ड का अंदाजा है वो उस बारे में रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये वो समरी है। और पहले दानिश एक दफा आप इसकी तस्वीर अपलोड कर दे, फिर मैं इसको ब्रीफ करता हूँ सारा। ये शायद रीटा के अंदर नहीं होगी, अगेन इसको आप देख लीजिएगा। जी सर, डन। डन, ओके, एक और भी होगा मेरे ख्याल में पेज, बस इतना। ओके जी, इतना ही है, ठीक है जी। अच्छा, एक्सपर्ट इंटरव्यूज के अंदर इसका फायदा तो ये है कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट और ये बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कशन है, वो जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा होता है, वो वाला सीन नहीं है। लेकिन फॉर्मल है, इसके लिए प्रिपरेशन आपको ज्यादा चाहिए। दूसरा टाइम टेकिंग है, जाहिर है। और तीसरा एक्सपर्ट्स जो है ना आपको फील्ड के मुश्किल से मिलते हैं या बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, एक्सपर्टीज जब आप किसी की लेंगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का फायदा ये है कि एक फेमिलियर अप्रोच है, एक प्रॉब्लम आपको पोस्ट किया जाता है, हर कोई उस पर बहस करता है, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, और क्विक मेथड है। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकलता है इसी से। अगर मैं चेक लिस्ट फॉलो कर रहा हूँ वो तो वही चीजें जो बनी बनाई है,
किसी के ज़हन में कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स कोई रिस्क कुछ सोच सकता है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक, तो वो ज़ाहिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएगा। बट एट टाइम्स इट बिकम्स बोरिंग, 2 3 4 लोग आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सारे खामोश। सम अटेंडेंस में बी क्वाइटर, जैसे मैंने कहा। और फिर इसके अंदर क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, तो बात से बात निकलती चली जाती है और सबका रुझान या झुकाव एक तरफ होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल किसी के माइंड में ही नहीं आते। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रॉब्लम है। चेक लिस्ट अगेन फास्ट है, मेरे पास बनी बनाई लिस्ट है, मैं टिक करता जाऊंगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और आपको कुछ चीजें भूली भी हुई तो आपको याद आ जाती है देख के, जाहिर है चेक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारा प्रोजेक्ट अपनी तरह से एक यूनिक है। ठीक है, पिछले प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्शन का था, पिछला भी यू नो उसी शहर में हो रहा था, लेकिन हमारे पास इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं। हमारा कस्टमर कुछ और तरह से बिहेव कर सकता है, आजकल उसकी लैंड का कोई और ज्यादा इशू हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो हमारी जो स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर और उसकी जो डिटेल्स हैं, ज़ाहिर है ये बनी बनाई रिस्क लिस्ट तो मैंने देख ली, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी कोई डिटेल्स आपको यहाँ से नहीं मिलती है। देन आप अगर ये जब 1500 रिस्क पढ़ लोगे ना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप 500 रिस्क भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद मैं आपको कहूंगा अब इस रिस्क को लिस्ट को साइड पर रखो और अब आप सोचें कि कोई रिस्क रहता है, तो आपके माइंड में कोई नया रिस्क नहीं आएगा। आपको यही फील होगा कि मैंने ऑलरेडी सारे रिस्क कवर कर लिए। सो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो चेक लिस्ट आपको बहुत बाउंड कर देती है, आपका माइंड फिर उससे निकल नहीं सकता सामने। प्रॉम्प्ट लिस्ट के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है कैटेगरीज, रिस्क को कैटेगरीज के लिखने का, लेकिन इसका नुकसान है क्या? नुकसान ये है कि मैंने लेट्स से 7 8 कैटेगरीज डिफाइन की, उन कैटेगरीज में मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करना शुरू किया। पता चला मेरे माइंड से एक कैटेगरी मिस हो गई, और अगर मेरा ध्यान उस कैटेगरी की तरफ ना गया तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो सारे मिस हो जाएंगे। ये प्रॉम्प्ट लिस्ट का नुकसान है। ठीक है, सो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सारी चीजें को मिक्स मिक्स एंड मैच करके हम अपना रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसके 2 आउटपुट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक है रिस्क रजिस्टर और एक है रिस्क रिपोर्ट। ऑब्वियसली वो अजम्पशन लॉग, इशू लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर वो तो अपनी जगह पे है, बट रिस्क रजिस्टर एंड रिस्क रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ऑल्दो मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस रिस्क रजिस्टर का फॉर्मेट मेरे पास उस रिस्क रिस्पॉन्स प्लान के अंदर होगा, और सॉरी रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर होगा, और वहां पे वो सारी बातें लिखी होंगी कि हमें इस रिस्क के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, जैसे आइडेंटिफाइड रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क ओनर्स है, बस पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्सेज है, ट्रिगर कंडीशंस है, रूट कॉजेज, ये सारी बातें। और ये इसका फॉर्मेट हमने देखा थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब यहाँ पे एट दिस स्टेज हम रिस्क ट्रिगर तक इसको फिल करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक रिस्क लिखा R1, यहाँ पे R2, और उसकी सारी चीजें फिल कर दी, लेकिन इनिशियली यहाँ पे ये पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स है। अभी ये रिस्क रिस्पॉन्स फाइनल नहीं हुआ। ये किस प्रोसेस में जाके फाइनल होगा? जब हम एक्चुअल में रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो रिस्क ऑनर है एट दिस स्टेज वो पोटेंशियल रिस्क ऑनर है। ये जब हम परफॉर्म क्वालिटेटिव अगला जो एनालिसिस है, सॉरी जो रिस्क है, सॉरी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम अपने पोटेंशियल रिस्क ओनर को जो है नॉमिनेट करेंगे। फिर है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का स्कोर, ये अभी नहीं हम लिखते, ये हम लिखते हैं जब क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है। तो ये वाली 2 चीजें ब्लैंक होगी, इसी रिस्क रजिस्टर पे वो चीजें अपडेट होगी। इसका मतलब क्या है? मेरा रिस्क रजिस्टर रजिस्टर का फॉर्मेट कब डिसाइड हो रहा है? इसका फॉर्मेट डिसाइड हो रहा है प्लान के अंदर। उस रिस्क रजिस्टर के अंदर एंट्री पहली कब हो रही है? आइडेंटिफाई रिस्क प्रोसेस के अंदर। उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का स्कोर कब आएगा? क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर। और उसके बाद आप आगे देखेंगे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर भी होगा। फिर अगर कोई रिस्क ओपन है, क्लोज है, उसका स्टेटस वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा ये इसका मतलब है रिस्क रजिस्टर थ्रू आउट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस ये अपडेट होता रहेगा। एंड सेम इज द केस विद द रिस्क रिपोर्ट। रिस्क रिपोर्ट के अंदर भी हम एक ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क देखते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क रिस्क रजिस्टर के अंदर नहीं है, वहां तो इंडिविजुअल रिस्क की लिस्ट है। यहाँ पे कि मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का रिस्क क्या है, और समरी इंफॉर्मेशन, मसलन कितने रिस्क अभी तक क्लोज हो गए हैं, कितने अभी तक एक्टिव हैं,
इस मंथ में कौन कौन से रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं। ये मैंने एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, सॉरी इसको आप देख लीजिएगा। इसकी भी तस्वीर नहीं होगी, वीडियो से करनी है तो कर लें, यहाँ से करनी है कर लें। मेरे ख्याल रीटा के अंदर वो रिस्क रजिस्टर वाला भी फॉर्मेट नहीं है और ये भी नहीं है। रादर आई वुड से कि इसकी भी तस्वीर लेके फेंक दे उधर। बल्कि सॉरी दानिश, आखिरी मिनट में बताइएगा वो जो मैंने एक दो एग्जांपल दिखी हुई है ना, जिसके ऊपर रिस्क लिखे हुए हैं प्रॉपर, उनकी तस्वीर ले लेंगे ताकि आपको उसकी वो भी मिल जाए, कंटेंट भी आता है। अच्छा, अब ओके। ये है मेरे पास रिस्क रिपोर्ट के अंदर मैं कहता हूँ टोटल रिस्क कितने हैं, टोटल क्लोज रिस्क कितने हैं, एक्टिव रिस्क कितने हैं, नंबर ऑफ रिस्क दैट कैन दैट अकर ड्यूरिंग दिस रिपोर्टिंग पीरियड, जो पिछला मंथ है लेट्स से, नंबर ऑफ रिस्क जो क्लोज हो गए विदाउट अकरेंस इतने हो गए, नंबर ऑफ रिस्क दैट विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग कमिंग मंथ कह लें या कमिंग 15 दिन, इस तरह। और फिर उनमें से कुछ रिस्क जो सीधा सीधा हाई प्रायोरिटी रिस्क, अभी और भी कुछ हो सकता है, हाई प्रायोरिटी रिस्क कितने हैं, लो प्रायोरिटी रिस्क कितने हैं, वो भी डिटेल यहाँ पे आ सकती है। और फिर कुछ हाई प्रायोरिटी रिस्क की यहाँ पे डिटेल्स मैंने कर दी, सारी नहीं लिखी आपने, ठीक है। मतलब स्टेटस एक्टिव है, अक्कड़ है, क्लोज है, क्या है, आइडेंटिफाइड किस डेट को हुआ, कौन सी रिस्क कैटेगरी है, रिस्क रिस्पॉन्स क्या है, रिस्क कॉर्नर क्या है। तो इस तरह का आपको एक समरी इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क रिपोर्ट वो सॉरी रिस्क जो है वो रिस्क रिपोर्ट के अंदर मिल जाती है। रिस्क रजिस्टर इंडिविजुअल रिस्क की पूरी लिस्ट है और रिस्क रिपोर्ट समरी इंफॉर्मेशन है और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क कितना है उसको इंडिकेट कर रही है। बाकी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, अजम्पशन लॉग, इशू लॉग एंड लेसन एंड रजिस्टर, इसका एक ही स्टैंडर्ड मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि इनके अंदर क्या कुछ होता है, और वो मैंने बहुत दफा बताया हुआ आपको। अब एग्जाम से रिलेटेड इस प्रोसेस के अंदर क्या है, व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन अबाउट हु शुड बी इन्वॉल्व इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो इसका पहला आंसर ये कि हर बंदा प्रोजेक्ट के ऊपर किसी के माइंड में भी रिस्क आ जाता है, सो एवरीवन इज इन्वॉल्व इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब उस रिस्क आइडेंटिफाई तो किसी के माइंड में भी आ सकता है, लेकिन आगे उसको रिकॉर्ड कौन करवाएगा, जाहिर है उसके लिए आप कोई ना कोई प्रोसीजर डिफाइन करते हो। फिर बिकॉज रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्राइमरली occurs during project initiating and planning, the exam has often said that major part of the risk identification, जैसे मैंने आपको कहा था वो जो कह रहा था ना पहला पास, वो जो डिटेल में पहली मीटिंग होगी जिसमें आप कोशिश करोगे कि 1200 1300 1500 रिस्क लिख लो, उसके बाद भी ऐड होते रहेंगे, बट जो पहली आपकी एफर्ट है ना, वो मेजर पोर्शन जनरली हाई लेवल इनिशिएटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और प्लानिंग के अंदर, या अब हम प्लानिंग के अंदर ही आइडेंटिफाई रिस्क कर रहे हैं उसमें हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट कीप इन माइंड कि स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्क में आल्सो बी आइडेंटिफाइड लेटर इन द प्रोजेक्ट, ये भी आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा कि रिस्क को आप कंटिन्यूसली रीअसेस करोगे, हो सकता है कोई रिस्क उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी इम्पैक्ट बढ़ जाए वक्त के साथ साथ। तो मैं कंटिन्यूसली अपने रिस्क को देखता रहूंगा ताकि मेरे रिस्क के ऊपर कोई चेंजेस अगर कर रही हैं तो मैं उनको डील कर सकूं। फिर रिस्क रजिस्टर अपडेट इज एन आउटपुट ऑफ सेवरल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जैसे वही मैं कह रहा था कि रिस्क रजिस्टर बन तो यहाँ पे रहा है, लेकिन हर प्रोसेस जो आगे रिस्क मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें आउटपुट पे वो अपडेट हो रहा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड हो रही होंगी। इसका मतलब ये रिस्क रजिस्टर एकदम से सारा फिल नहीं होता, ठीक है। आपके अंदर उस रिस्क रजिस्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी मैंने कहा कि एट दिस स्टेज हमने पोटेंशियल रिस्क ऑनर लिखे हुए हैं, अगले प्रोसेस के अंदर भी पोटेंशियल नहीं होंगे, वो फाइनल रिस्क ऑनर हो जाएंगे। और इसी तरह वहां पे प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का स्कोर भी लगेगा। फिर जब रिस्पॉन्स प्लान होंगे तो यहाँ पे जो अभी हमने इनिशियल रिस्क रिस्पॉन्स प्लान लिखा है वो भी फाइनल रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम क्वेश्चन, व्हेन इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर रिस्क रिस्पॉन्सेज डॉक्यूमेंटेड। अब इसके दो आंसर है ना, एक तो ये कि पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्सेज अभी आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, और दूसरा इसका जो फाइनल रिस्क रिस्पॉन्स बनता है वो बनता है प्लान रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये बातें आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अगला है परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का सिर्फ एक ही मकसद है इस प्रोसेस को करने का, और वो ये है कि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त लिस्ट आ गई है रिस्क की, लेकिन जाहिर है मैं सारे रिस्क के पीछे नहीं दौड़ूंगा और ना मैं अपनी रिसोर्सेज एनर्जीज उधर लगाना चाहूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि यार जो छोटे रिस्क हैं, छोटे लेवल के रिस्क हैं, उनको मैं मे बी सिर्फ नजर में रखूं कि यार अगर वो कहीं खतरे की हद को अबूर करते हैं तो मैं उनका कुछ कर लूंगा, अदरवाइज आई जस्ट कीप एन आई ऑन दैट।
जिसको हम कहते हैं वॉच लिस्ट में रखूंगा, और वो कौन से रिस्क हैं जिनके बारे में आई मस्ट बी वेरी सीरियस और मुझे उन रिस्क को डील करना चाहिए एक्टिवली। ठीक है जी। सो ये मेरे पास अभी चीजें आएंगी, मतलब ये इस प्रोसेस के अंदर हम परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर हम ये करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि अपनी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का एक स्कोर लगाएंगे, और उस प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट के स्कोर के नतीजे में हर रिस्क का एक स्कोर आ जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे होगा? इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग हम दो तीन बातें समझते हैं। एक तो ये कि मैंने प्रोबेबिलिटी का और इम्पैक्ट का जो स्कोर लगाना है वो हम जो स्केल डिफाइन हुआ है प्लान के अंदर उसके मुताबिक लगाऊंगा। कितनी प्रोबेबिलिटी को मैं 4 दूंगा, कितनी प्रोबेबिलिटी को मैं 5 दूंगा, कितनी प्रोबेबिलिटी को मैं 1 दूंगा, एक बात। दूसरी बात, उससे भी पहले मुझे ये डिफाइन करना है कि प्लान के अंदर हुआ होगा कि मैं न्यूमेरिक स्केल यूज कर रहा हूँ या मैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड है उसको कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव स्केल। दूसरा, 1 to 3 कर रहा हूँ, 3 पॉइंट स्केल कर रहा हूँ या 5 पॉइंट स्केल कर रहा हूँ, ठीक है, या इवन 7 पॉइंट स्केल भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं अपनी चीजों को देखूंगा। अच्छा, अब सॉरी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, ये सारी बातें हो गई नहीं है। हाँ, एक बात आपने और याद रखनी है, वो ये कि हम इस स्टेज पे ना एक रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर, जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिफाई रिस्क के ऊपर हमने एक पोटेंशियल रिस्क ऑनर लिखा था, अब हम उसको फाइनल कंफर्म करेंगे कि क्या मुझे ये रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर फाइनली यही जो हमने पीछे नॉमिनेट किया वही रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर होगा या इसके अलावा कोई और होगा। ये जो रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर है बेसिकली थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये रिस्क उसके जिम्मे है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक और टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं रिस्क एक्शन ऑनर या रिस्क एक्शन ऑनर या फिर रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर। ये दो टर्म और भी यूज होती है। वो क्या है? वो ये है कि मैंने कहा कि मैनेजर आईटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्क, वो है इस रिस्क के ऑनर। अब हो सकता है मैनेजर आईटी आगे किसी अपने स्टाफ मेंबर को ये असाइन करे फर्दर कि भाई इस पे आपने ये एक्शन लेना है। जैसे जैसे ये काम होगा तो ज़ाहिर आईटी से रिलेटेड रिस्क है, आईटी डिपार्टमेंट का कोई बंदा वो एक्शन ले रहा होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम ये कहते हैं कि यार हमारा वो एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट के दौरान जो है ना हमारा प्रोजेक्टर जो है वो चलता रहे और हमारे कंप्यूटर या सिस्टम चलते रहे। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आई टेल आईटी मैनेजर कि आपने बैकअप पे एक बंदा रखना है जो फॉरेन सिस्टम को संभाल सके अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चलता या हैंग हो जाता है या प्रेजेंटेशन नहीं चलती या प्रोजेक्टर नहीं चलता। ठीक है, तो अब ज़ाहिर आईटी मैनेजर ये काम खुद नहीं करेगा। आईटी मैनेजर इज रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर, लेकिन रिस्क एक्शन ऑनर वो आगे से नॉमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, इन दोनों को आपने क्लियर रखना। हो सकता है वही हो या अलग से वो नॉमिनेट कर देगा आगे। अच्छा, अब क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर हम पहला काम ये करते हैं कि यार वो रिस्क की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब ये जो बात है ना, इसको अभी तक मैंने आपको कहा हुआ है सिर्फ दो बातें, एक कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी और एक कहा हुआ इम्पैक्ट। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं या और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट काफी है जनरली एक जर्नल आइडिया रखने के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ पर्सपेक्टिव और भी है। वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्क है, उसकी अर्जेंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अर्जेंसी क्या होती है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अर्जेंसी फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत कम टाइम है उस रिस्क को हैंडल करने का, लेट्स से, तो ये वाला फैक्टर भी मेरे रिस्क के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनकी कोई ट्रिगर कंडीशन आपको पता नहीं चलती, और ट्रिगर कंडीशन पता ना होने की वजह से आपको आइडिया ही नहीं होता कि वो एकदम से रिस्क आकर कर जाता है और वो उस वक्त तक अपना डैमेज कर चुका होता है। अब ये एक और एलिमेंट है, अगर मैं कहूँ डिटेक्टेबिलिटी इज अनदर पॉइंट। सिर्फ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट नहीं है, अर्जेंसी भी एक पॉइंट है, डिटेक्टेबिलिटी भी एक पॉइंट है मेरी। ठीक है, सो इस किस्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप डिसाइड करोगे कि आपने रिस्क को किन बेसिस पे कैटेगराइज करना है।
इन जनरल हम प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की ही बात करेंगे। जब आप ये काम कर लेते हो तो फिर हम अपना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उससे रिलेटेड डाटा गैदर करते हैं और फिर जो भी स्कोर आता है उसके मुताबिक हम रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और फिर हम रिस्क को कैटेगराइज भी करते हैं। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, या प्रायोरिटाइज कर लिया तो फिर कैटेगराइजेशन की क्या मकसद है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हम जनरली तो प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अर्जेंसी भी है, मैनेजेबिलिटी भी है, कनेक्ट, ये बहुत सारे फीचर्स और भी हैं। इनको मैं जरा जल्दी से आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। और ये आप इसकी तस्वीर या जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सॉरी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उस वक्त इसको नोट कर लीजिएगा। ये जनरली उस तरह याद नहीं रहते, ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर, समझ समझ भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो आप इसको एक ना टाइमलाइन ड्रॉ करें अपने तौर पे, जब पीसफुल माइंड के साथ पढ़ें। अभी आपको मुझे पता है ये 100% याद नहीं रहेगा, समझ तो शायद आ जाए। वो इस तरह के अपने माइंड में एक टाइमलाइन बनाए। अब सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रिगर कंडीशन अकर करेगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ट्रिगर कंडीशन हो गई, उसके बाद रिस्क का कोई अकरेंस का पॉइंट है, उसके बाद अब रिस्क या तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा अकरेंस से पहले, या फिर यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका इफेक्ट कब तक आएगा, ठीक है। इस तरह के कुछ पॉइंट अपने माइंड में रखें और फिर हम ये देखेंगे कि यार अर्जेंसी लेट से क्या है। अभी हम अर्जेंसी को पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच अ रिस्पॉन्स टू द रिस्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। अब ये है, ये मैंने जो पॉइंट लिखे ये है रिस्क से रिलेटेड। अब दो तीन निशान में और लगा रहा हूँ वो रिस्पॉन्स से रिलेटेड। मैं अगर आज अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, रिस्पॉन्स इनिशिएट किया, तो इस रिस्पॉन्स को इफेक्टिव होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार एक रिस्क है, वो रिस्क जो है कितना उसके ऊपर मेरे पास टाइम अवेलेबल है कि मैं अपना रिस्क रिस्पॉन्स इंप्लीमेंट करूं और वो इफेक्टिव हो जाए। अगर तो मेरे पास वो रिस्पॉन्स, ये टाइम कम है, ये वाला रिस्पॉन्स वाला, तो इसका मतलब है मेरा रिस्क बहुत ज्यादा अर्जेंट है। लेकिन अगर मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो सॉरी ये जो अर्जेंसी का पीरियड है वो अगर मेरे पास ज्यादा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार इतना अर्जेंट नहीं है ये रिस्क, ठीक है जी। तो उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द रिस्क माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। कि मेरा वो टाइम पीरियड जो इफेक्ट होने से पहले पहले ये रिस्क अकर किया, और रिस्क अकर करने के बाद अगर मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, दूर है मुझसे ये वाला रिस्क, ठीक है। रिस्क अकर करना और इम्पैक्ट के दरमियान अगर ज्यादा टाइम है तो यू वुड बी रिलैक्स्ड। पहले अर्जेंसी के अंदर रिस्पॉन्स इज द फोकस, और प्रॉक्सिमिटी के अंदर बेसिकली रिस्क का इफेक्ट इज द फोकस। एक और है डोरमेंसी। डोरमेंसी का ये वो पीरियड है जब मेरा रिस्क अकर करने के बाद भी छुपा रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। जब आपको वो तब पता चलता है जब उसका इम्पैक्ट जो है ना वो डिस्कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो तस्वीरें आप लाजमी याद रखिएगा, मैंने इसको इसी तरह याद रखा हुआ टू बी ऑनेस्ट। वो ये है कि जैसे प्रॉक्सिमिटी है, यहाँ पे ये रिस्क ट्रिगर हुआ, और ये वो टाइम है जिस दौरान, मतलब सॉरी, ये ट्रिगर होने एंड इसका इम्पैक्ट आने के दरमियान का टाइम है। सो दैट इज प्रॉक्सिमिटी। अगर ये लंबा हो तो इसे प्रॉक्सिमिटी कम है, इनके दूर है हमसे, और अगर ये कम है तो इसका मतलब है नियर प्रॉक्सिमिटी में। और इस केस में रिस्क अकर करने एंड उसका इम्पैक्ट डिस्कवर जब इन साहब को होगा, वो बेसिकली डोरमेंसी पीरियड कहलाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सॉरी। अब एक और है मैनेजेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैनेजेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, द ईज विद विच द रिस्क ओनर या कैन मैनेज द अकरेंस और इम्पैक्ट, दोनों है। कि या तो किसी तरह वो रिस्क को होने ही ना दे, उसको मैनेज कर ले, या अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट को मैनेज करने में कामयाब हो जाए। इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजेबिलिटी। अगर आराम से हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यार इसकी मैनेजेबिलिटी आसान है, अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं कहूँगा इसकी मैनेजेबिलिटी हाई है।
दूसरा कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी के अंदर हम ये पहला वाला पार्ट नहीं देख रहे कि मैनेज रिस्क अकरेंस को मैनेज नहीं कर रहे, बल्कि आग लग गई है, अब उस फायर फाइटिंग जो हम कर रहे हैं, जो हम उस रिस्क के इफेक्ट को या इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली कंट्रोलेबिलिटी है। तो क्या उसका डैमेज कंट्रोल करना आसान होगा या हमारे हाथ से चीज निकल जाएगी, ये एक और फैक्टर है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर है डिटेक्टेबिलिटी, कितनी आसानी से हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क वो डिटेक्ट होते हैं, ईज विद विच द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क अकरिंग, ठीक है, या उसके होने का कोई इंडिकेशन आता है। मसलन बादल बनते हैं, घटा छाती है, बारिश होती है, तो यू हैव सम वार्निंग साइंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और एकदम से चीज हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, और जब आपकी आंख खुलती है उस वक्त तक वो डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होता है, तो दैट मीन्स इसकी डिटेक्टेबिलिटी पुअर थी या डिफिकल्ट थी। इजीली डिटेक्टेबल हो तो हमारे लिए काम आसान होता है। कनेक्टिविटी क्या है, समटाइम्स एक रिस्क जो अकर करता है वो सीरीज ऑफ रिस्क को ट्रिगर कर देता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो मीडिया वाली एग्जांपल दी थी कि एक एक्सीडेंट हुआ, मीडिया आ गया, सीडीए चेयरमैन आ गया और सारे काम खराब हो गए, ठीक है। तो रिस्क की कनेक्टिविटी, सो ना सिर्फ ये कि आप प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट को देखते हो, बाज दफा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। आखिरी दो हैं ये, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है, अगर कोई एक ऐसा रिस्क है, वो कहने को एक रिस्क, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क है कि एक या दो या तीन अच्छे, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क है कि हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को हिट करता है। तो अब वो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को मैं अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की बात करूं तो उसको तो मैं 5 स्कोर दे रहा हूँ, लेकिन अब अकेला 5 को देना ये काफी नहीं है। मुझे आई नीड टू टेल कि भाई ये जो 5 है ना, इट मीन्स अ लॉट, और ये अगर हो गया तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए 5 वाले और भी होंगे, लेकिन ये वाला जो इम्पैक्ट है ये स्ट्रेटेजिक हिट कर रहा है और ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, लास्ट प्रोपेबिलिटी, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे नजर में एक स्टेक होल्डर के लिए एक रिस्क ज्यादा मैटर कर रहा होता है और दूसरे के लिए मे बी वो ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो परसेप्शन अबाउट द रिस्क है वो कितना ज्यादा है। अगर वो कोई बहुत सीरियस रिस्क परसीव कर रहा है तो हम उसको कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। अच्छा, अब ये आपके सामने एग्जांपल है, नथिंग कुड गो रॉन्ग, बिल्कुल ठंड बाश, कोई मसला ही नहीं है। इसकी नजर में ये रिस्क को बहुत लो परसीव कर रहा है। इनके लिए देयर मे बी अ स्मॉल ग्लिच और टू, एक मीडियम लेवल रिस्क है। और लास्ट पे, फर्स्ट द ओशियंस विल राइज, देन द स्काई विल फॉल एंड एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। इनके लिए वो जो है ना बहुत सीरियस मैटर है ये रिस्क। सो ये अदर देन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ये वाले भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें जनरली प्लान के अंदर ये गाइडेंस मिल जाती है कि हमने किन किन को कंसिडर करना है। उसके बाद है कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा कि हम अब इंडिविजुअल रिस्क की असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि यार मैं इसको कितनी प्रोबेबिलिटी दूं। प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी कि 60% चांस है इसके होने का, 30% चांस है इसके होने का, 90% चांस है। तो जाहिर है इसके लिए मुझे कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्ट जजमेंट यूज करूंगा, पुराने प्रोजेक्ट का डाटा यूज करूंगा, उसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि यार इसका इतना इम्पैक्ट है और इसका इतना है। तो इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरे डाटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरी डाटा की क्वालिटी रिलायबल नहीं है, डाटा तो पड़ा हुआ है, जैसे इन जनरल हमारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली क्या होता है कि बस एक खाना पूरी के लिए एक ही बंदा ना बैठ के लिख देता है, रेंडमली खाने फिल कर देता है वो, और वो कहता है कि जी ये हुआ, ये हुआ है। वो रियल टाइम सिनेरियो होता ही नहीं है। तो अब वो कहने के तो डाटा हमारे पास पुराने प्रोजेक्ट के अवेलेबल है, लेकिन अगर वो डाटा सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ा गलत स्कोर लगा देंगे प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का। ठीक है, तो हमें अपना डाटा जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके जी, उसके बाद सॉरी, रिस्क प्रोबेबिलिटीज एंड इम्पैक्ट्स आर असेस्ड यूजिंग द पीआई एंड डेफिनेशन, जो हमने पहले बताया था उसमें करते हैं। और एक हमने जैसे ये भी देखा कि आपने प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की सूरत में ये भी देखना है कि कोई कॉजल चेन ट्रिगर ना हो जाए, एक रिस्क के होने के साथ साथ आगे ये ना हो कि एक पूरी लाइन जो है वो रिस्क लग जाए। तो ये हमें देखना है। अच्छा सॉरी, ये आपके सामने, आई वुड लाइक यू टू डू दिस एक्सरसाइज नाउ। ये अगर आपने कर लिया तो प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट डेफिनेशन वाला जो मैं आपको कह रहा था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
Let's say you are working on a construction project with project start date of 1st April. 1st April को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो आप अपने माइंड में ये रखेंगे। उसके बाद इसने खत्म होना है 31 मार्च को, ठीक है जी। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। द टोटल प्रोजेक्ट बजट इज 15 मिलियन। द कस्टमर नीड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड लेटेस्ट बाय 30th April। हमारा प्रोजेक्ट खत्म तो 1 मार्च को हो रहा है, लेकिन कस्टमर की जो आखिरी थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेट्स से, या आखिरी जो बेयरेबल लिमिट है वो 30th April है, और वो किसी सूरत इससे ज्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद द स्पॉन्सर जो है वो आपको तकरीबन ये बजट जो उसका है लेट्स से 15 मिलियन है, वो उसमें 1 मिलियन और ऐड कर सकता है मैक्सिमम। अगर आप ओवर बजट जाते हैं तो आपको वो 1 मिलियन और दे सकता है, इससे आगे वो भी नहीं देगा। अब अगर ये आपको चार्टर के अंदर ये बातें लिखी हुई, तो इसको सामने रखते हुए आपके ख्याल में हमारी कॉस्ट की थ्रेशोल्ड एंड स्केड्यूल की थ्रेशोल्ड क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? सॉरी जी, स्केड्यूल की 30 डेज और बिल्कुल ठीक है, और उसकी 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन। 1 मिलियन। अच्छा, एक चीज बस ये याद रखिएगा, मतलब ठीक है, यू राइट, लेकिन एक बात आपने और भी गौर करनी है, और वो ये कि क्या हम सिर्फ किसी एक रिस्क को ही 1 मिलियन ऊपर जाने दें? मतलब ये भी तो मैं देखूंगा कि यार एक ही रिस्क की अगर वैल्यू लेट्स से वो 5 लाख सिर्फ एक रिस्क से ऊपर चला जाता हूँ, इस तरह के तो 2 रिस्क हुए तो मैं अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा, ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है ना, तो मुझे ये भी वे करना है मल्टीपल रिस्क के पर्सपेक्टिव में भी। खैर, नाउ इफ रिस्क हैज 70% प्रोबेबिलिटी, ये नीचे जो लिखा हुआ है बॉटम में नजर आ रहा है आपको? कोई वो बाज़ दफा कुछ फीचर्स जी आ जाते हैं। ओके, एक रिस्क है उसकी 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, एंड इट मे इंक्रीज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट टू इतना 50 मिलियन की बजाय ऊपर ये 7 लाख इजाफी लग सकते हैं। ठीक है जी। What score of impact will you use during qualitative risk analysis? आप क्या स्कोर देंगे qualitative risk analysis के लिए? 5 देंगे। हम 5 देंगे। वो आपने कैसे पता किया? assumption assumption नहीं, ये मतलब आपकी 70% सुने पे सुने, अगर ये 70,000 तक नहीं नहीं, ये 70 आपके लाख सामने सुने सुने, ये आपके सामने probability and impact मैट्रिक्स है, ये वाली। ये है schedule से रिलेटेड और ये है कॉस्ट से रिलेटेड। अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, जी ठीक है। वो कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 65% से ऊपर हो, ये वो प्लान के अंदर मैं ये बना लेता हूँ। इस सिनेरियो को देख के मैंने प्लान के अंदर ये प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की डेफिनेशन बताई हुई है। अगर 65% से ऊपर प्रोबेबिलिटी हो तो आपने 5 स्कोर देना है, अगर 50 to 65 हो तो 4 देना, एंड सो ऑन। इम्पैक्ट के केस में देखें, अगर 8 लाख से ऊपर का वेरिएंस आ रही है, पॉसिबल वेरिएंस एक रिस्क की वजह से हो सकती है, तो आप कितना स्कोर दोगे? 5, करेक्ट। इस जी पर्टिकुलर केस पे 7 लाख है, 7 लाख, और 7 लाख के लिए आप क्या स्कोर दे रहे हो? 4 4। तो इस तरह मैं अपनी ये प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट के स्कोर लगाऊंगा बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट डेफिनेशन यूज्ड इन द और शोन इन द प्लान। अच्छा, एक और चीज, अभी 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं। एक तो ये प्रोबेबिलिटी वाली, इसकी भी एग्जांपल है। इफ अ रिस्क हैज अ 45% प्रोबेबिलिटी एंड मे रिजल्ट इन शिफ्टिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट एंड डेट टू 9 April, what score of impact will you use during the qualitative risk analysis? 3 3, बिकॉज वो 9 डेज ऊपर चला गया, और 9 डेज के लिए हमने, ऐसे ही है ना, भाई 3 कैसे कर दिया आपने? सॉरी 1 1, 1 से लेकर 10 डेज का अगर डिले आता है तो हम उसको 1 दे रहे हैं। और यहाँ पे मतलब हमें खत्म ये करना था 31 मार्च को, सॉरी 31 मार्च को खत्म करना था, लेकिन ये 9 डेज ऊपर चला गया, और 9 डेज का डिले, उसको हम 1 का स्कोर दे रहे हैं। ठीक है। अब जो असल ट्रिकी सिचुएशन है वो मैं आपको आखिरी पे दिखा देता हूँ, और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के लेसन को। जी, what will be the risk score of a project, or sorry, of a risk if it has 55% probability of occurrence and it may delay the project end date to 13 April
एंड इंक्रीज द प्रोजेक्ट बजट टू 15.7 मिलियन। मींस ये दोनों काम कर रहा है, ये डिले भी करवा रहा है और बजट भी ऊपर लेके जा रहा है। तो अब मैं इसको कितना स्कोर दूंगा? एनी आइडिया? इसके लिए नोट पढ़िए पहले। इफ अ रिस्क अफेक्ट्स बोथ द टाइम एंड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्क स्कोर, जिसको हम कह रहे हैं P मल्टीप्लाइड बाय I, वो रिस्क स्कोर कहलाता है, इज डिफरेंट फॉर द टू ऑब्जेक्टिव्स, द स्कोर विद द हायर P एंड I वैल्यू विल बी असाइंड टू। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहले आप बताएं, हम स्केड्यूल की टर्म्स में आते हैं, 55% प्रोबेबिलिटी है, तो P का स्कोर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3। 3। अच्छा, और स्केड्यूल का इम्पैक्ट कितना है? 13 दिन का डिले है, 2। ऐसा ही है। जी। अच्छा, और इधर आ जाते हैं कॉस्ट की टर्म्स में, 55 आता है यहाँ पे 4, ये 50 से 65 है 4, ठीक है। और इम्पैक्ट कितना है? 7 मिलियन, मतलब 7 लाख ऊपर जा रहा है, तो 7 लाख का मतलब ये 4, करेक्ट। 15 मिलियन अप्रूव बजट है, लेकिन ये 15.7 चला जाता है, मीन 7 लाख ऊपर चला जाता है, तो 7 लाख के लिए हमने 4 किया हुआ है। तो कॉस्ट के लिहाज से जो मेरा इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट स्कोर बनता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो है 16। स्केड्यूल के लिहाज से कितना बनता है? 3, 6। प्रोबेबिलिटी 6। तो मैंने कौन सा लेना है? हायर, 16। 16 वाला। अब ये लाजमी नहीं है कि हायर हो, ये प्लान डिफाइन करेगा। समटाइम्स क्या होता है, आपका प्लान ये होता है कि भाई अगर कोई रिस्क 2 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को हिट कर रहा है ना, इररिस्पेक्टिव के वो स्कोर क्या है, जस्ट कंसीडर कि ये हाई प्रायोरिटी रिस्क है। बाज दफा ये भी प्लान में आ सकता है। हमारे प्लान ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, अगर कोई रिस्क जो है ना वो आपको इस तरह के 2 ऑब्जेक्टिव्स को हिट करता है और दोनों का स्कोर डिफरेंट आ रहा है, एक का स्कोर 6 आ रहा है, एक का स्कोर 16 आ रहा है, तो आपने हायर वाला स्कोर ले लेना। हमारा प्लान ने ये कहा तो हमने ये किया। लेकिन अगर प्लान ये कहता है कि अगर 2 ऑब्जेक्टिव्स को या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कोई रिस्क हिट करता है, तो आप इररिस्पेक्टिव कि वो रिस्क क्या स्कोर क्या है, आपने उसको हाई प्रायोरिटी रिस्क ही गिनना है। ये भी हो सकता है प्लान के अंदर। क्लियर? सो इस ये है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट स्कोर का तरीका वारदात, जिसकी बेस पे हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं और हम उनको हाई, मीडियम या लो प्रायोरिटी या सिंपली हाई और लो दो में कर लेते हैं। इससे आगे जो है ना, मैं बल्कि ये वाला आपको कंक्लूड करा देता हूँ। लेट्स से इस तरह हम रिस्क लिखते हैं R1, R2, R3, R4, और फिर हम पोटेंशियल जी इस प्रोसेस के अंदर पहली चीज हम ये करेंगे कि हम अपना पोटेंशियल रिस्क ऑनर्स जो हैं उनको फाइनल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट के स्कोर लगाएंगे। हर रिस्क का अपना प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट का स्कोर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिस्क स्कोर आ गए। लेट्स से 1 into 3, 5 into 5, 4 into 3, 4 into 5, 3 into 3, इस तरह आया, और हर रिस्क के आपको ये स्कोर आ गए। अब मैं इनको प्रायोरिटाइज करूंगा। प्रायोरिटाइज कैसे करूंगा? इनको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, पहले तो वो मैंने स्कोर लिखा, किसी को लो करना है, किसी को हाई करना है, किसी को मीडियम, किस बेस पे करना है वो भी बताता हूँ। अभी ये लास्ट मिनट है, क्लास यहाँ पे खत्म होगी तो हम कल इसी से शुरू करेंगे। उसके बाद मैं इनको जो लो प्रायोरिटी है उसको वॉच लिस्ट पे डाल दिया, जो हाई प्रायोरिटी है उसको कुछ और करेंगे। भारत, मैं अब इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू रश, मैं इसी से इंशाल्लाह कल आपको यहाँ से आगे स्टार्ट करूंगा। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।